So next topic is now agreement. So the very first feature or characteristics, association, is clear, A. The second one is A again, agreement. Agreement. Agreement दो तरह के, मे बी ओरल, मे बी रिटर्न. अच्छा, अब हम जो ये बात कर रहे हैं, ओरल की बात करेंगे तो हमेशा वो हमारी कौन सी पार्टनरशिप होगी? कौन सी पार्टनरशिप होगी? अनरजिस्टर्ड. रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न एग्रीमेंट करके अगर हम एलएलपी में जाएंगे तो वो एलएलपी से गवर्न होगी, नहीं तो फिर वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न हो. तो ओरल एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट. ओरल एग्रीमेंट वो कैसे बन सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विच मे बी. अब रिलेशनशिप कैसी हो सकती है? फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए एक बिल्डिंग, बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट निकला है. 2 या 3 लोग, 4 लोग मिलकर एक पूल बनाते हैं, एक पार्टनरशिप बनाते हैं और कहते हैं कि ये बिल्डिंग हम चारों मिलके काम करेंगे, तीनों मिलके काम करेंगे, बिल्डिंग कंप्लीट करेंगे. अपनी अपनी कैपिटल, अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह सब ओरली डिसाइड कर लेते हैं. खत्म. फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, फॉर अ पीरियड, 2 साल तक हम साथ काम करेंगे, या इच्छा होगी तब तक साथ काम करेंगे, और एट विल. इट मीन्स एग्रीमेंट में बी ओरल. देयर इज नो नीड कि आप उसको पीस ऑफ पेपर पे लिखें. फाइन फ्रेंड्स. सो पार्टनरशिप ओरल हो सकती है और मे बी रिटर्न. इफ पार्टनरशिप इज रिटर्न देन उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड. डीड इज व्हाट? अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक. एक पीस ऑफ पेपर पर हम सारी टर्म्स, कंडीशन, पार्टनर्स वगैरह वगैरह, एक उन सब की पावर, राइट्स, ड्यूटीज, जिसको लेकर हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, विल राइट ऑन पीस ऑफ पेपर. यानी जो हम ओरली बात कर रहे थे उसको हम पहले से ही राइटिंग में एक पीस ऑफ पेपर पे ड्राफ्ट कर लेते हैं. लाइए, तो अब हम डीड के बारे में ही पढ़ते हैं. पार्टनरशिप डीड. When the partner drafted the oral agreement on paper, drafted the oral agreement on paper. Oral agreement को पेपर पे ड्राफ्ट कर लेते हैं, specifying the terms, condition, regulations, power, authority, etc. जो भी है. एंड अब बात ध्यान रखना, पहले तो पेपर पे क्या लिख लिया? ड्राफ्ट बना लिया. सेकेंड चीज, साइंड द डॉक्यूमेंट. सेकेंड चीज, साइंड द डॉक्यूमेंट इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस. विटनेस होना जरूरी है. एंड गेट इट नोटिफाइड. सो किसी डीड को वैलिड तभी बोला जाएगा जब उसमें ये 4 कंपोनेंट हो. पीस ऑफ पेपर पर हो. किस पे हो? पीस ऑफ पेपर पर हो. अब उसमें जो तुमको लिखना है लिखो. टर्म्स, कंडीशन, हमारा ये प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, हमारा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा, हम इतनी सैलरी प्रोवाइड करेंगे, हम इतनी सैलरी कैश में भी देंगे, ये भी हो सकता है. सबको जो जो लिख रहे हैं सब लिख लो आप, ठीक. और साइन करें सभी पार्टनर, सारे पार्टनर साइन करेंगे. दूसरी चीज, विटनेस की प्रेजेंस में, और उसको फिर आप नोटिफाइड करवाएंगे. जो हमारा गजीटी होता है, जो कोर्ट में बैठते हैं, नोटरी पब्लिक, उन नोटरी पब्लिक से आप जाकर क्या कर देते हैं? नोटिफाइड करवा लेते हैं, और तब जाके वो डीड बनती है. तो मैं आपसे अगर पूछता हूं एक वैलिड पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना जरूरी है, तो हम कहेंगे दैट इट शुड बी ड्राफ्टेड ऑन पीस ऑफ पेपर. सेकेंड, साइंड बाय ऑल पार्टनर्स. साइंड बाय ऑल पार्टनर्स. थर्ड वन इज विटनेस मस्ट बी देयर. विटनेस भी साइन करेगा. एंड फोर्थ वन इज दैट इट शुड बी नोटराइज्ड. फाइन फ्रेंड्स. अब पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या करती है? इज क्रिएटेड फॉर अवॉइडिंग द डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर विच मे बी अकरिंग इन फ्यूचर. देखो, कोई भी काम की हम जब शुरुआत करते हैं तो हमारे सबके एक सौ, अरे वाह बढ़िया बढ़िया, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जाकर जब काम करना चालू करें तो वास्तविकताओं के साथ, कुछ रियल फैक्ट्स के साथ हो सकता है कुछ आपस में डिसएग्रीमेंट हो जाए. तो उस केस में अगर पहले से ही सब कुछ
हमें फोरसाइटेडनेस है कि ऐसा सा हो सकता है, पीस ऑफ पेपर पे लिखो, साइन करा लो, तो बच्चा अच्छा रहेगा। डिस्प्यूट होंगे भी तो बोलेंगे देखो ये कागज पे लिखा हुआ था, ये चीज मैं कर रहा हूं, मेरे पास पावर है। इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट द कोर्ट विल ऑर्डर द पार्टनर टू फॉलो द डीड। तो इन केस मान लीजिए कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, 3 पार्टनर थे, डिसएग्रीमेंट हो गया, एक पार्टनर जो है उसने कुछ ऐसा काम किया जो बाकी को समझ में नहीं आया, अब वो बाकी के 2 कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट बोलेगी भैया डीड ले आओ आप। अब डीड में वो चीज़ लिखी हुई थी जो थर्ड पार्टनर ने करी थी और वो अलाउड थी, तो बाकी के 2 पार्टनर उसको फिर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। कोर्ट तक तो जाने की नौबत ही नहीं आएगी। उसका रीज़न होगा वो पार्टनर बोल देगा देखो डीड में लिखा था, मैंने उस पावर के अंदर काम किया मेरी। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या हो सकता है। अरे यार पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड, अभी पढ़ेंगे अपन कंपोनेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, तो ये 5 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें आपको अपनी डीड में लिख लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये 5 क्या है बताऊंगा, ये 5 अगर डीड में ये आइटम्स, ये 5 आइटम्स इनके बारे में डीड में कोई मेंशन नहीं किया तो इनके लिए माना जाएगा कि डीड नहीं है। डीड होने के बाद भी माना जाएगा डीड नहीं है। कैसे, अभी समझाता हूं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन बिलो मैटर्स, ये मैटर्स 5 मैटर्स, then the provision of partnership act 1932 apply which are as follows। यानी डीड में अगर आपने लिखा है तो डीड फॉलो करेंगे। इन 5 में से 3 के बारे में लिखा है तो 3 के लिए जो डीड में लिखा है वो फॉलो होगा, बाकी 2 के लिए माना जाएगा कि डीड नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होगा। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपने डीड नहीं बनाई, क्या रिटर्न डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो आप लोगों ने जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है पार्टनर्स ने, उनको इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, नॉट प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। सेकेंड, रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन ऑन प्रॉफिट्स, डू रिमेंबर कमीशन ऑन प्रॉफिट्स नॉट अलाउड। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेड कमीशंस होते हैं, जो सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए दी जाते हैं, वो अपन आउटसाइडर को देते हैं, और वो अगर पार्टनर को भी दे रहे हैं तो वो अलाउड होंगे इन नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिसेस। वो अलाउड होंगे भले डीड में उनके बारे में लिखा हो चाहे ना लिखा हो। जैसे हमने 5% का कमीशन सेल्स पर हम सभी को दे रहे हैं, और एक पार्टनर ने अगर सेल करवाई और उसको भी 5% कमीशन दिया है तो वो अलाउड है, भले डीड में आपने लिखा हो चाहे ना लिखा हो। राइट, क्लियर? तो उसको एक्सक्लूड कर दिया हमने। दूसरी चीज रेम्यूनरेशन। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर, अभी अब का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी, बट अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसे विड्रॉ करे, कौन से, वो बाद में बात करेंगे, जो उसके पैसे हैं, जो प्रॉफिट्स उसके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, जो सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट हुई है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, वो पैसे अगर वो विड्रॉ करता है तो उस पर भी इंटरेस्ट है। कैसे, वो पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। लेकिन अगर डीड नहीं है तो चार्ज नहीं किया जाएगा। यानी डीड में आपको मेंशन करना चाहिए कि पार्टनर अगर ड्राइंग्स करेंगे तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको मैं वापस समझाऊंगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। चौथा, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। डीड में लिखा होगा तो वो, नहीं लिखा तो इक्वली। आपने डीड बनाई और डीड में प्रॉफिट शेयरिंग लिखना भूल गए तो ऑलरेडी डीड है, लेकिन आपको प्रॉफिट्स इक्वली बांटेंगे। यानी पार्टनर्स जो हैं उन्होंने प्रॉफिट 532 में बांट लिया, बाद में जिसको 532 ए बी सी बाद में कोर्ट में चला गया तो कोर्ट बोलेगी डीड लाओ। डीड में देखेगी डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग का कुछ मेंशन है क्या, नहीं मेंशन है, तो कोर्ट बोलेगी प्रॉफिट इक्वली बांटो, 532 में नहीं बटेंगे। तो इसलिए आपको डीड में मेंशन कर लेना चाहिए था। राइट, यानी डीड में आप ये टर्म्स ले लेनी चाहिए आपको। राइट, और अगर डीड नहीं बनाई तब तो फिर मिलना ही नहीं है, तब तो इक्वली होना है। ड्राइंग करो मजे से, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। रेम्यूनरेशन आपको मिल, जो ओरल डिसाइड करा है वो आप लो। अगर डीड में लिखा है तो, नहीं लिखा है तो फिर भैया
ले लिया और बाद में झगड़े हुए तो कोर्ट बोलेगी जो सैलरी आपने ली वापस जमा कराओ हमको, राइट। जो आपने ड्राइंग करी उस पर कोई इंटरेस्ट बाकी पार्टनर कह रहे इंटरेस्ट दो, बाकी डीड में आपने लिखा ही नहीं था इंटरेस्ट के लिए, कोर्ट में गए, कोर्ट बोलेगी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, भैया आपने क्यों नहीं लिखा डीड के अंदर। आई होप यू गेट द पॉइंट। एक पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी 5 लाख, दूसरे ने 50,000, तीसरे ने 10,000, ठीक, कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड हो रहा था बट डीड में लिखा हुआ नहीं था। सी पार्टनर की बाद में नींद उड़ गई, बोले यार ये तो डीड में लिखा ही नहीं है, चलो अपन तो कोर्ट में चलते हैं। कोर्ट में गए, कोर्ट बोल देगी भैया डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा है इसलिए प्रोवाइड नहीं होगा। अब बेचारा जो ए है जिसके 5 लाख रुपीज़ लगे हुए हैं उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए डीड में लिख लो। बट अल्टीमेटली क्या होगा, झगड़ा ही होगा ना। ए ने 5 लाख लगा रखे हैं, सी ने 10,000 लगा रखे हैं, वर्बली तो डिसाइड कर लिया कि इंटरेस्ट देंगे और बाद में क्या हुआ, साल भर खत्म हुआ, इंटरेस्ट जब देने की बारी आई तो सी बोले भैया हमने तो डीड में लिखा ही नहीं, हम तो नहीं देंगे। क्या होगा, ए बोलेगा वाह मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, तो डिस्प्यूट ही हो जाएगा ना, इसलिए पहले सब कुछ ड्राफ्ट करके लिख लो। और लास्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और लोन। किसी पार्टनर ने फर्म को कैपिटल नहीं दी, लोन दिया या एडवांस के रूप में कोई पैसा दिया तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, 6% पर एनम, बट इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, डीड में लिख दिया 12% तो फिर 12 मिलेगा, डीड में लिख दिया 15% तो 15 मिलेगा, डीड में नहीं लिखा तो 6 तो अलाउड है। 6% पर एनम इवन इन केस ऑफ लॉसेस। लॉसेस भी हैं फर्म को तो भी मिलेगा, 6% तक मिलेगा, 6 से ऊपर नहीं मिलेगा। और डीड में लिखा हुआ है 4% तो 4 ही मिलेगा, वो भी सब्जेक्ट टू प्रॉफिट, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कहा गया है कि 6% तो आप दो। अब आपने डीड में लिख दिया भैया अगर कोई पार्टनर लोन देगा तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, डीड में लिख दिया तो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। 4% बोलो तो 4% ही मिलेगा, तो फिर डीड में जो लिखा है वो मानना पड़ जाता है। डीड में लिख दिया 15% तो 15% देना पड़ेगा आपको। अब बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक। सो ये आपका, अब ये कैसे पता लगे कि उसने कैपिटल दी या एडवांस दिया। अब क्या है, आप भी जान रहे हो डीड नहीं है तो वो बोलेगा भैया जी मैंने जो पैसे दिए वो तो एडवांस दिए थे, मैंने कैपिटल नहीं दिया था, और इंटरेस्ट 6% तो दो, भले डीड नहीं है तो क्या हुआ। तो ये जस्टिफिकेशन उसको कोर्ट में देना पड़ेगा। और ये लाइबिलिटी किस पे रहेगी, उसकी रहेगी जो ये कह रहा है कि ये लोन है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी कैपिटल नहीं है, मेरा लोन है। और ये सब फिर जो हमारे जज हैं वो डिसाइड करेंगे कि भाई पार्टनर की ये कैपिटल थी, ये प्रॉफिट शेयरिंग था, यानी जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग है उसी रेशियो में कैपिटल है, उससे ऊपर की जो कैपिटल है उसको लोन मान लो। ऐसा जज डिसीजन देगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। So liability of the partner to prove that he had provided such amount by way of loan to the partnership firm। अगर वो प्रूव कर दे मैंने लोन के रूप में दे रखा है, नहीं प्रूव करेगा तो मैंने आपको समझा दिया, जज क्या बोलेगा कि आपका 532 का रेशियो है, तो जिसका 532 के हिसाब से जिसकी कैपिटल सबसे मिनिमम है उसको बेस रख के सब कैपिटल बना ली जाएगी, उसके ऊपर क्या हमको लोन मान लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, जितने चाहे उतने कंटेंट लिखिए आप। फर्म का डिस्क्रिप्शन, पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन, पार्टनरशिप कब कमेंस हो रही है, उसके बिजनेस का नेचर क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, किस जगह से काम करेंगे, कोई ब्रांचेस है तो वो कहाँ रहेंगी, कैपिटल कितनी कितनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट से दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट से लिया जाएगा, लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा या कितना दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशो में शेयर किए जाएंगे, कौन कौन से पार्टनर को क्या सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, क्या कमीशन ऑन प्रॉफिट्स दिया जाएगा, पार्टनर्स की क्या क्या राइट्स हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, किसके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी जाएगी, ये सारी चीज़ें आप डीड में लिख लेते हो। अब आप बोलोगे ड्यूटीज राइट्स, जैसे साफ कह दिया भाई देखो कोई भी पार्टनर 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज से ऊपर का कोई भी क्रेडिट में अगर गुड्स खरीदेगा तो हम सब पार्टनर जितने भी हैं सबकी सहमति से खरीदेगा। 1 लाख रुपए से ऊपर का क्रेडिट में गुड परचेज नहीं करना है, ऐसा डीड में लिख लिया। उससे क्या होगा, क्योंकि नहीं, पार्टनर नहीं चाहते कि मार्केट में हमारी कोई गुडविल खराब हो, रेपुटेशन खराब हो। 1 लाख रुपए का उधार में माल लिया और बाद में पैसे नहीं दे पाए तो अब ए बी सी 3 हैं, सी थोड़ा एग्रेसिव है, वो उधार में 2 लाख रुपए का माल लिया और बाद में फर्म पैसे नहीं दे पाए तो फर्म की गुडविल खराब होगी, रेपुटेशन खराब होगी, पार्टनर की रेपुटेशन खराब होगी। तो पार्टनरशिप में साफ कह दिया भैया, उनको मालूम था सी जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का है,
बिजनेस के अंदर, तो बोले यार अपन सी देख ले भाई, एक काम है 1 लाख रुपए से क्रेडिट से ज़्यादा का कोई भी गुड्स अपन खरीदेंगे तो तीनों जब तक अनएनुमस, जब तक हम तीनों आपस में सहमति नहीं लेंगे तब तक हम ये गुड्स नहीं खरीदेंगे। ये आपस में डीड में वो लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरह से जो टर्म्स लिखनी है, जिस पे झगड़ा हो सकता है सब लिख लो, डिस्प्यूट हो सकता है लिख लो। चलिए, ये हो गए कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो अ पार्टनरशिप डीड में कंटेन एनी नंबर ऑफ क्लॉजेस, तो जो ये सब कहलाते हैं क्लॉजेस, क्या राइट्स हैं क्या ड्यूटीज, उन्हें क्लॉज कहते हैं। अबव इज अ इंक्लूसिव लिस्ट, यानी इसमें आपको और जितना शामिल करना है करो, एग्जॉस्टिव नहीं है। नाउ अब आती है बारी जो हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। जनरली बच्चों ये प्रोविजंस क्लासेस में स्किप हो जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं बच्चे, बट मैं कहूँगा आप पढ़ो, आपको आगे जाके जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसमें काम आएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हम 12th में जो पढ़ेंगे, आप ये मत सोचिए कि यार 12th में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको तो बहुत लिमिटेड, ये सब जो भी आपका कंटेंट हमने तैयार किया है दैट इज़ फ्रॉम योर NCERT सिलेबस, यानी हम पढ़ा वही रहे हैं। हो सकता है आपके क्लासेस में ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती है बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्लासेस में स्कूल्स के अंदर आप लोगों की एक लिमिटेशंस होती है, तो कई बार नहीं डिस्कस कर पाते टीचर्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं चाहूँगा क्योंकि यहाँ आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, एम्पल ऑफ टाइम होता है, और ये तो मेरे आप जो वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं इसमें आपको 1 नहीं 2 बार देखिए, आपका आने जाने का टाइम बच रहा है, आप घर पे बैठ के बस ऑन करिए हमारे ऐप के ऊपर और देखिए, जितनी बार देखना है आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। नहीं तो कोई समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप यू कैन रेज योर क्वेरीज, उसके लिए भी आप हमारे ऐप्स के ऊपर क्वेरीज रेज करिए, आपको विद इन 24 आवर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। गॉट द पॉइंट? तो डिटेल स्टडी करोगे आगे जाके बहुत फायदा होगा। सो माइनर एज अ पार्टनर, जो सा मैंने कहा था, with the consent of all the partner may be admitted for benefit। अब आपको मेरे वो एग्जाम्पल समझ में आ गए। और ये सेक्शन 30 ने कहा, किसके? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। अब मैं बताता हूं क्या चीज है। जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसने तो कह दिया कि माइनर इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो कहता है कि माइनर को आप एडमिट कर लो अगर सारे पार्टनर उसकी कंसेंट दे दे तो, बट एडमिट भी करोगे तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए करोगे। बस ये चीज सेक्शन 30 ने कही। अब आपको बात समझ में आ गई। माइनर को इनकम्पिटेंट डिक्लेयर किसने करा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, किसी भी एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 30 कहता है कि अगर सारे पार्टनर कंसेंट दे दें, ऑल पार्टनर्स, तो माइनर को आप एडमिट कर सकते हैं। मे बी एडमिटेड फॉर बेनिफिट्स, यानी प्रॉफिट्स होंगे। नाउ क्लियर? अब आपको मेरी डेफिनेशन समझ में आ गई थी ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब 3 पार्टनर हैं, चौथे को एडमिट करवाना है। 3 पार्टनर हैं, एक जाना चाहता है, इसके लिए भी एक सेक्शन दे रखा है। विथ कौन सा सेक्शन? सेक्शन 31, सेक्शन 32। विथ द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। 3 पार्टनर है, ABC, D को एडमिट करना है। जब तक तीनों कंसेंट नहीं देंगे D एंटर नहीं करेगा। D कौन है? C का बेटा। C चाह रहा है D आ जाए, बट AB नहीं चाह रहे तो नहीं आएगा जब तक तीनों हानि भरेंगे। ये इसकी ब्यूटी है। इसलिए ABC जब पार्टनर बने थे, उन्होंने डीड में लिख लिया कि किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए मेजोरिटी से अपन नया पार्टनर एडमिट कर सकते हैं, यानी 3 में से 2 ने हाँ कर दिया तो एडमिट कर लेंगे। अब चक्कर क्या हुआ? उन्होंने डीड में लिख दिया दैट एडमिशन इज अलाउड विथ द डिसीजन ऑफ मेजोरिटी, ये लिख दिया। अब मजा आ गया। क्या हुआ? C अपने बेटे D को एडमिशन पार्टनरशिप में पार्टनर बनाना चाहता है, B को अपने किस में ले लेगा? कॉन्फिडेंस में ले लेगा, और इसके साथ मिलके D को एंटर करवा देगा। A अकेला रह गया, अब अपोज नहीं कर सकता। A डीड में लिखा हुआ है। आई होप यू गेट द पॉइंट। सो एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट इन डीड अमंग द पार्टनर। सेम इज द केस विद रिटायरमेंट। ABC पार्टनर है, C रिटायर होना चाहता है,
जब तक ए और बी उसको बोलेंगे नहीं कि हाँ भाई तू रिटायर हो जा, तब तक वो रिटायर नहीं हो सकता। तो डीड में लिख दो, डीड में क्या लिख दो, इन केस इफ एनी पार्टनर वांट टू रिटायर देन वो सिर्फ 2 महीने का नोटिस दे दे और किसी की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अगर आपने लिख दिया तो इसमें क्या होगा, सी को जब लगेगा कि मैं ए और बी के साथ मेरी पटरी नहीं बैठ रही है, वो 2 महीने का नोटिस देके चला जाएगा। 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 1 दिन, जैसा भी बोलो, तुरंत भी कर सकते हैं। आई होप समझ गए, ये है डीड की इंपॉर्टेंस। तो सेक्शन 31 सेक्शन 32 ने कहा इन केस इफ यू वांट टू एडमिट अ पार्टनर और इफ एनी पार्टनर वांट टू रिटायर देन दैट शुड बी आइदर विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड इन केस if there is some clause given for admission or retirement in partnership deed then as per such clause. Clear? चलिए, now registration of a partnership firm is optional not compulsory. यानी जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आप बिना रजिस्ट्रेशन के, आप बोलोगे सर रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन और ये रजिस्ट्रेशन, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट फर्म रजिस्ट्रेशन। जैसे आज एक पार्टनरशिप फर्म या एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आपको कहीं पे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कंपनी के केस में आपको आरओसी में अप्लाई करना पड़ता है। गॉट इट? चलिए, डिसॉल्यूशन अनलेस स्टेटेड अदरवाइज द पार्टनर्स द फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगेन ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, किसी एक की भी डेथ हुई फर्म बंद हो जाएगी। इसलिए डीड में लिख लो कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो बाकी के पार्टनर अपनी क्या चलाते रहेंगे, फर्म चलाते रहेंगे। डीड में मेंशन करवा लो, वरना फर्म बंद हो जाएगी। अब बंद कैसे हो जाएगी? उसकी तो डेथ हो गई पार्टनर की, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना वो आ जाएंगे फर्म बंद करवाने, उसके नॉमिनीज आ जाएंगे, हायर्स, लीगल हायर्स आ जाएंगे कि भैया आप हमारे पैसे दो पहले। तो इसके लिए भी प्रोविज़न है, बट आपके 12th क्लास में नहीं है, आगे एडवांस क्लासेस में आएगा। फाइन फ्रेंड्स, चलिए सेक्शन 35। तो हमने सेक्शन 30 समझा, 31 समझा, 32 समझा, राइट? ये सेक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ये आपका ऐसा जब आप लॉ पढ़ेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 लॉ में पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बट ये अभी क्यों पढ़ा रहे हैं सर आप? ये अभी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इनका इतना भी नॉलेज आप लोगों के किस में काम आएगा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। और हो सकता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ये क्वेश्चंस बने, हो क्या सकता है, बनते हैं मेरे दोस्तों। चलिए, नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आपको ध्यान है आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स नाम से एक चैप्टर पढ़ा था। फाइनल अकाउंट्स बोलते थे बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे। किसके पढ़े थे आपने? सोल प्रोप्राइटरशिप के। क्या क्या पढ़ा था उसमें? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। तीनों आपको मालूम है क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, P&L अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, बैलेंस शीट जो एसेट्स और लायबिलिटी की पूरी समरी बनाता है एज ऑन, राइट? पार्टनरशिप फर्म भी तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, बट वो इन 3 के अलावा 2 और चीजें एक्स्ट्रा बनाएगी। सच देखा जाए तो एक ही एक्स्ट्रा है, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन, दिस थर्ड वन। सर ये चौथा, वहां पर एक इंडिविजुअल का कैपिटल अकाउंट बनता था, यहां पार्टनर्स के बनेंगे और उनके बनाने के भी मेथड्स हैं, इसलिए हमने ये अलग से लिखा। वरना हम 4 ही चीजें लिखते। क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट। एक्चुअल में देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो 4 ही चीजें हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो इसलिए बन रहा है कि उसके जो बैलेंसेस आएंगे उससे बैलेंस शीट तैयार होगी। बाकी और भी आइटम से, यानी और भी अकाउंट से बनेगी, बट क्या ये भी हमने आपको पढ़ा दिया कि भाई हाँ ये भी पार्ट बना देते हैं हम अपना उसका। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या जो नई चीज हमने समझी? कैपिटल अकाउंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा वहां प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन का बनता था, यहां पे एक साथ कॉलम बन जाएंगे, ए बी सी जितने पार्टनर है उन सब के लिए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द P&L अकाउंट, यानी P&L के बाद बनता है। जो P&L से नेट प्रॉफिट आता है, प्रोप्राइटरशिप में तो वो नेट प्रॉफिट एक ही पर्सन का होता था, तो सीधा वो नेट प्रॉफिट कैपिटल का पार्ट बन जाता था, राइट? बट यहां पर जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका एप्रोप्रिएशन करना होगा पार्टनर्स के बीच में।
अमंग द पार्टनर्स, तो हम उस प्रॉफिट को लेकर आएंगे। अभी हम फॉर्मेट देखेंगे इसका। तो एक्सटेंशन है P&L अकाउंट का। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। द एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड, और अगर डीड नहीं है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस बात पे गौर करिएगा, डीड के हिसाब से बन एंट्रीज होंगी इसके अंदर, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से होंगी। इट शोज हाउ नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड हैज बीन एप्रोप्रिएटेड, इसलिए इसका नाम पड़ा एप्रोप्रिएशन। P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, राइट। बैलेंस इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज यूज्ड टू प्रोवाइड, ये जो नेट प्रॉफिट हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में आ जाता है वो किसके काम आता है? IOC, पार्टनर्स की इंटरेस्ट पर कैपिटल देने के लिए, पार्टनर्स को सैलरी देने के लिए, या प्रॉफिट्स पे कमीशन देने के लिए, राइट। ये सब चीजें कब? डीड में हो तब। डीड में नहीं है तो नहीं देंगे। और अगर डीड में नहीं है और आपने दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक डिस्प्यूट नहीं है देते रहो। जिस दिन डिस्प्यूट होगा और पार्टनर जब कोर्ट में जाएंगे तो जिसके पास गया है उससे वापस उतना मांग लिया जाएगा। कोर्ट बोलेगी ले आओ भैया वापस से, आपने गलत ले लिया। ये भी हम समझाएंगे आपको, पास्ट एडजस्टमेंट करके एक टॉपिक आएगा, उसमें समझाएंगे आप लोगों को। फिर उसके अलावा और क्या? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। कई बार पार्टनर्स क्या बोलते हैं, भैया कुछ प्रॉफिट्स हम आपस में ना ले जाके रिजर्व में रखेंगे फ्यूचर की कंटीजेंसीज के लिए, रिजर्व। एंड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डीड है तो डीड के हिसाब से, डीड है और डीड में वो मेंशन है क्या रेशियो है तो उस हिसाब से, और मेंशन नहीं है या डीड नहीं है तो इक्वली। क्लियर फ्रेंड्स? सो ये आपका अब इंपॉर्टेंट चीज, यहां से थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज जो हमारे पार्टनरशिप के लिए अलग से बनी। बाकी तो हम पढ़ के आ चुके हैं। जर्नल एंट्री बनाने का मैंने आपको जब पहला लेक्चर लिया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 12th के टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को 11th का कुछ बेसिक पढ़ाता हूं। वो इसलिए कहा था क्योंकि हम पार्टनरशिप हुई, कंपनी हुई, इन सब में जब लेजर और बैलेंस शीट्स और ये सब बनाएंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही रखेंगे जो हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में लिए थे। उसको मैं फर्स्ट लेक्चर ना बोल के 0 लेक्चर बोलता हूँ। स्टार्ट करने से, 12th स्टार्ट करने से पहले वो लेक्चर देखना जरूरी होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अब पहले वो लेक्चर देखिए, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। व्हेन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, मेड ड्यू। आपने देखा मैंने मेड ड्यू को थोड़ा सा बड़ा हाईलाइट किया, मेड ड्यू एम्फेसाइज किया। यानी पार्टनरशिप में जनरली पार्टनर्स को जो चीज प्रोवाइड की जाती है या जो उनसे चार्ज लिए जाते हैं, चार्ज लिए जाते हैं मतलब ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, ये सब उनके अकाउंट में डील होता है, कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होता। यानी हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं। पेमेंट करना है तो डीड में लिख लो कि भैया 2-2 हजार रुपए हर महीने सैलरी के नाम पे कैश, 2-2 हजार रुपए की सैलरी के नाम पर ये पार्टनर कैश लेके जाएंगे, ये लिख लो डीड में। उस समय बताइए क्या एंट्री होगी? उस समय क्या एंट्री होगी? उस समय आप एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्कुल सही, क्योंकि आपने कैश में पे कर दिया। वो जो पार्टनर सैलरी है वो लाके फिर आपको बंद करनी पड़ेगी। कहां बंद करोगे? P&L एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि पार्टनर की कोई भी सैलरी है, हमने कहा था वो जानी तो P&L एप्रोप्रिएशन में ही है। इसलिए मैंने आपको ये एम्फेसिस किया, मेड ड्यू। यानी जब पार्टनर की सैलरी आप ड्यू करते हैं तो एंट्री करते हैं, सैलरी क्या है? एक्सपेंस डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, राइट। पेमेंट नहीं कर रहे, ड्यू कर रहे। अब आउटस्टैंडिंग नहीं लिखेंगे यहां पर, यहां पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। जैसे एक एम्प्लॉय की सैलरी मेड ड्यू,
यानी आउटस्टैंडिंग है क्या, एंट्री कर देते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं बोलेंगे, यहाँ उसके अकाउंट में दे देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो सैलरी हम उसको ड्यू करके उसके अकाउंट में दे रहे हैं वो उसको विड्रॉ करने का राइट है, बट कब है, ईयर एंड में। ये पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा जब मैं इसके बाद एक टॉपिक लूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टॉपिक को नहीं समझते हैं। चलिए, तो सैलरी पार्टनर की, चाहे मंथली बेसिस पे, चाहे क्वार्टरली बेसिस, चाहे हाफ ईयरली, चाहे एनुअल, प्रोवाइड करेंगे सैलरी। क्या बोला मैंने, पे नहीं करेंगे, क्या, प्रोवाइड। सैलरी प्रोवाइडेड, सैलरी पेड नहीं बोल रहा हूं, मेरे वर्ड पे ध्यान देना। सैलरी पेड टू पार्टनर एक्स, एंट्री क्या होगी बताइए, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश। और ये वाली सैलरी पी एंड एल में नहीं जाएगी, कहां जाएगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी। एम्प्लॉय को जो सैलरी देते हैं उसकी एंट्री क्या होती है, सैलरी टू कैश। वो कहां जाएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। आई होप समझ गए। सो एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट, सैलरी टू कैश। एम्प्लॉय की सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। चाहे सैलरी आउटस्टैंडिंग रही, चाहे पेमेंट किया, एम्प्लॉय की सैलरी कहां जाएगी, पी एंड एल टू सैलरी। याद आ गया आपको 11th क्लास, यस। पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करी, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल। आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं आता इसमें। अब जो आपने सैलरी टू पार्टनर कैपिटल किया, ये जो सैलरी है पार्टनर्स को जो प्रोवाइड कर रहे हो, वो कहां जाएगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर मैंने लिखा है और पार्टनर करंट अकाउंट। इस चीज को मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि कब कैपिटल लिखना है और कब करंट लिखना है। हां, बस इतना सा अभी समझ लो, अगर आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल लिखना है, और अगर फिक्स्ड मेथड है, किसका, कैपिटल अकाउंट बनाने का फिक्स्ड मेथड, तो पार्टनर करंट अकाउंट लिखना है। ये क्या होता है डिस्कस करना है अभी हमको, बट इतना सा एक बार समझाता हूं। जब कभी भी हम फ्लक्चुएटिंग मेथड पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हमारा एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब हम फिक्स्ड मेथड पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हमारे पार्टनर के भी दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर कैपिटल और एक बनता है पार्टनर करंट। तो उस केस में ये सब पार्टनर करंट में जाएगा अगर फिक्स्ड मेथड पर आपने कैपिटल अकाउंट मेंटेन करे तो। सभी पार्टनर के लिए एक ही टेक्निक फॉलो की जाती है, या तो सभी के लिए फिक्स्ड मेथड से अकाउंटिंग की जाती है या सभी के लिए फ्लक्चुएटिंग मेथड से अकाउंटिंग की जाती है कैपिटल अकाउंट के मेंटेन करने की। ठीक, सैलरी के अलावा आईओसी की भी सेम एंट्री है। आईओसी भी प्रोवाइड होगा, पेड नहीं होगा। अगर पे कर दोगे तो यहां फिर पार्टनर कैपिटल क्रेडिट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आईओसी टू कैश। आई होप क्लियर है। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट। कमीशन प्रोवाइड करोगे तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या टू पार्टनर करंट। आप अपना आईओसी प्रोवाइड, सैलरी, आईओसी, कमीशन, यही तो बात करी थी। अच्छा, ये कौन सा वाला कमीशन है, ये प्रॉफिट पे जो कमीशन दिया जा रहा है, जो सेल्स प्रमोट करने के लिए नॉर्मल ट्रेडिंग कमीशन हैं और वो हैं, वो कमीशन अगर पार्टनर को आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो कहां जाएगा, पी एंड एल में जाएगा। तो ये मेरी क्लासेस की इन डेप्थ स्टडी हैं जिन पर मैं बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता हूं, जो जनरली आप लोग क्या करते हैं, लेट इट गो कर देते हैं। अब ये सैलरी, ये आईओसी, ये जो कमीशन जो आपने पार्टनर को ड्यू कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, जो उसका उस पर्टिकुलर पीरियड का, जिस पीरियड के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस पीरियड की सैलरी, उस पीरियड का आईओसी, उस पीरियड का कमीशन जो प्रोवाइड कर दिया, उस पीरियड से बिलोंग करता था, उसे कहां ट्रांसफर करोगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। ट्रांसफर ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू आईओसी टू कमीशन, जो भी देना है। मैं चाहूं तो इसकी जगह एक ही एंट्री बना सकता हूं। अगर मैं सैलरी या आईओसी, जनरली सैलरी, आईओसी, कमीशन जो पार्टनर को आप प्रोवाइड करते हैं वो फिनेंशियल स्टेटमेंट की लास्ट डेट पर ही करते हैं। तो वाई टू पास टू एंट्रीज ऑन सेम डेट। सैलरी से सैलरी कैंसिल, आईओसी कैंसिल, कमीशन कैंसिल, एंट्री हो जाएगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर कैपिटल।
31 मार्च 20 को एक 2 एंट्री की जगह आप 1 एंट्री बनाइए ना। हमने सैलरी अकाउंट खोला कब? पार्टनर का, और उसी दिन बंद कर दिया, क्योंकि जो सैलरी, आईओसी, कमीशन ये आप ईयर एंड में ही प्रोवाइड करते हैं। किसके? पार्टनर्स के लिए, राइट। फिर आपने कहा सर अगर आप मंथली पेमेंट दे रहे हो सैलरी का, तो उस केस में तो सैलरी टू कैश हो रहा होगा, और वो सैलरी लास्ट में आके यहीं बंद होगी, P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। आई होप अब क्लियर हो गया आपको। इसलिए मैंने पहले 2 एंट्री अलग अलग पढ़ाई, और फिर मैंने कहा अगर आप हर महीने पेमेंट ना कर रहे हो, हर क्वार्टर में पेमेंट नहीं कर रहे हो, और आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो ईयर एंड में प्रोवाइड करोगे ना। हर महीने करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि विड्रॉ तो वो कर नहीं रहा, कर रहा है तो देखेंगे बाद में, उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो चाहे सैलरी हो, चाहे आईओसी हो, चाहे कमीशन हो, उसके लिए आप एक ही एंट्री मार दो, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर कैपिटल, जिसका भी नाम है, टू X कैपिटल, टू Y कैपिटल, टू Z कैपिटल, या टू X करंट, टू Y करंट, टू Z करंट, कर दिया पास। नरेशन में लिख दो बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड, खत्म कहानी। इंस्टेड ऑफ पासिंग अबव फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्रीज, 1 सिंगल एंट्री में भी पास्ड। ये आ गई एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर करंट अकाउंट। क्लियर? नरेशन मैंने लिखी नहीं है, आप लिखते रहिएगा। अब ये 3 चीजें तो प्रोवाइड होती हैं, एक चीज चार्ज भी की जाती है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वैसे तो इसका पूरा एक लेक्चर है मेरा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप समझिए दोस्तों। पार्टनर को जो जो चीजें आप प्रोवाइड करते हो, वो सब वो ईयर एंड में जो प्रोवाइड हो रही हैं, उसको निकालने का राइट है ईयर एंड में। उसने जो कैपिटल बिजनेस में लगाई, वो कैपिटल वो विड्रॉ करके जा रहा है, दैट इज नॉट ड्राइंग, दैट इज विड्रॉन ऑफ कैपिटल। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की बात आती है, दैट इज ऑन ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट्स, ये सब प्रॉफिट्स हैं। एप्रोप्रिएशन जो पार्टनर को हो रहा है, जो सैलरी, जो कमीशन, जो आईओसी और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिलेगा, ये सब वो विड्रॉ कर सकता है। कब? साल के आखिरी दिन। अब अगर वो उसको हमें डिस्करेज करना है कि वो इसे नहीं निकाले साल के आखिरी दिन से पहले, साल के आखिरी दिन तो वो निकाल के ले जा सकता है, ले जाए उसकी इच्छा, नहीं ले जाएगा तो बिजनेस में पड़ा रहेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करते हैं? टू डिस्करेज द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज टू डिस्करेज द पार्टनर टू विड्रू देयर एप्रोप्रिएशन। जो उनके अकाउंट में हमने एप्रोप्रिएशन प्रोवाइड कर दी है, यानी जो सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है, जो आईओसी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, जो कमीशन उनके अकाउंट में प्रॉफिट हो गया है, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, हम चाहते हैं वो ये पैसा नहीं निकाले साल खत्म होने से पहले। उससे क्या होगा? बिजनेस में अच्छी लिक्विडिटी रहेगी, राइट। तो अब मैं एक पार्टनर हूं, मुझे मालूम है कि यार मेरी सैलरी साल भर की 1 लाख रुपए है जो साल के आखिर में आएगी, मेरा कमीशन आएगा, मेरा इंटरेस्ट आएगा, मेरा शेयर प्रॉफिट, तो मेरे खाते में 5-1 लाख रुपए तो मार्च 31, 2020 में 31 मार्च 2020 में मेरे अकाउंट में ये 5 लाख रुपए तो करीब आएंगे इस साल की कमाई, इन चारों नाम से। ये सब प्रॉफिट्स को ही एप्रोप्रिएशन है। सैलरी मिल रही है यानी प्रॉफिट मिल रहा है, आईओसी मिल रही है यानी प्रॉफिट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है यानी प्रॉफिट मिल रहा है, समझना, और शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है यानी प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये सब चीजें उसको साल के आखिर में मिलने वाली थी, वो क्या करता है? साल के पहले दिन ही 5 लाख रुपए निकाल के ले जाए। तो बिजनेस में तो लिक्विडिटी क्रंच है ना। ए समझदार था, 5 लाख ले गया, बी बेचारा समझदार नहीं था, बेवकूफ़ था, उसने क्या करा? निकाला ही नहीं। इसके तो 5 लाख रुपए साल भर यूज़ करेगा, वो तो ब्याज पे चलाएगा वहाँ पर। तो ये चीज़ अगर बी समझदार होता तो पहले से डीड में लिखवा लेता कि कोई भी बिजनेस से अगर अपने प्रॉफिट्स की विड्रॉइंग करता है ईयर एंड होने से पहले, तो जितने समय पहले वो विड्रॉइंग करेगा उस पर क्या लगेगा? इंटरेस्ट। नाउ दिस टॉपिक विल बी डिस्कस इन डिटेल इन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वहां बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी क्लियर तो हो गया है। सो व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज टू पार्टनर, तो जब चार्ज करेंगे तो ऑब्वियसली अब कैपिटल डेबिट हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगेन किसी ने अगर ड्राइंग कर ली है और उस पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैश में लेना चाहते हो, ले लो, पहले ही ले लो। वो अप्रैल में ले गया था, जून में बोलता वाह मेरे से पैसे ले लो, आप 3 महीने का ब्याज ले लो उसके ऊपर, और ये पैसे वापस ले लो अब ब्याज, इंटरेस्ट ले लो,
कैश में आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अल्टीमेटली जाके बंद कहां होगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। सो पार्टनर कैपिटल या पार्टनर करंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर उसके बाद इसको आप बंद करेंगे तो कहां चला जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। 4 एंट्री समझ में आ गई। अगेन साल के आखिरी में अगर ये एंट्री पास करते हैं, और आखिरी में ही पास करेंगे यार, तो 2 एंट्री क्यों पास करें, एक ही एंट्री बना दें। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। फर्म के लिए जो फर्म के नेट प्रॉफिट आए थे वो और बढ़ जाएंगे इससे, यानी पार्टनर से आपने वसूल करा तो फर्म ने जो कमाया वो, साथ में पार्टनर से जो आपने ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज किया वो, अब ये फर्म का प्रॉफिट हो गया। क्लियर? 2 की जगह आप 1 एंट्री बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इंस्टेड ऑफ पासिंग अबव 3rd and 4th एंट्री, यू मे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट या पार्टनर करंट अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब हमने जैसा कहा था हम रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व। अगर हम चाहते हैं कुछ प्रॉफिट फ्यूचर के लिए अप्रोप्रिएट कर दें, ठीक, लेकिन अब ये रिजर्व रखा आपने। हाँ, कई बार आपके प्रॉफिट इनसफिशिएंट होते हैं तो आपने जो रिजर्व रखे थे वहां से प्रॉफिट वापस ले आते हैं। क्या करने के लिए? पार्टनर्स को बांटने के लिए। क्या बांटने के लिए? उनका आईओसी देने के लिए, उनकी सैलरियां देने के लिए। तो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगा। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट ड्यूरिंग एनी ईयर, बैलेंस ऑफ रिजर्व मे बी ला सकते हैं, वही डीड में लिखेंगे हमेशा। मे बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल एंट्री क्या रिजर्व टू, उस केस में आपके पास जो रिजर्व पड़े हुए हैं वो कम हो जाएंगे। आई होप ये भी समझ में आ गई बात आपको। नाउ जब प्रॉफिट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कब करोगे? जब आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड है। पार्टनर करंट अकाउंट कब करोगे? जब आपका कौन सा मेथड है? फिक्स्ड मेथड है। और लॉस हुआ तो वाइस वर्सा। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेज रिवर्स एंट्रीज टू बी पास पार्टनर कैपिटल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन या पार्टनर करंट टू पी एंड एल appropriation. I hope okay. So when partner capital account are prepared according to fluctuating method, the above appropriations are made in partner capital account, and if fixed method followed, the above appropriation are made in partners current account.